बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। हम कंटिन्यूसली ये सितंबर के महीने में डिफेंस डे के हवाले से मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम बॉर्डर पे किया, किस तरह से हमारे जवान वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और किस तरह से 65 वार में हमसे 4 गुना जो दुश्मन था वो बड़ा था, लेकिन हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, वो चाहे किसी भी हमारे अफवाज का हिस्सा था। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा बहरी जो हमारी अफवाज थी उनकी 65 में क्या कंट्रीब्यूशन थी और उन्होंने दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या हम आज भी उसी कैपेसिटी में हैं? हमारी कैपेबिलिटी वही है? और क्या उस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सरकमस्टेंसेस क्या थे, इस वक्त इस मुल्क में कैसे हैं? क्या ये जो परसेप्शन है ये मैटर करती है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए, हम अपने इदारों के लिए, हम अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए किस तरह से मजबूत कर सकते हैं? ये अभी दुनिया नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। आप जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। आप दुनिया में जाके बात कर रहे होते हैं, स्विट्ज़रलैंड है। जब आप पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में सवाद मैं कहता हूँ 10 गुना उससे बेहतर है। क्या हमारी इमेज बिल्डिंग जो आज का हमारा नौजवान है वो उसी तरह से पाकिस्तान की कर रहा है? क्या जो उस वक्त हमारे सिंगर्स थे, हमारे एक्टर्स थे, हमारे सिविलियंस थे, परसेप्शन ये थी कि हर एक सिपाही था? क्या आज भी वही है कि 25 करोड़ इस मुल्क के सिपाही इस मुल्क के लिए जान देने के लिए आज भी तैयार हैं? इस पे हम खुसूसन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडोर उबैदुल्ला साहब। कमोडोर साहब जो हैं वो एक अथॉरिटी हैं ख़ास तौर पे नेवी पे बात करने के लिए। नेवी में उस्ताद मोहतरम कहलाए जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कमांडर माज राना साहब जो एक यंग टैलेंटेड डायनामिक सर्विंग ऑफिसर हैं पाक बहरिया के, आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इसके साथ साथ आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में हमारी जो ख़वातीन हैं वो किसी से कम नहीं हैं। हमारी आधी से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी ख़वातीन पे जो है वो शामिल है, लेकिन वो भी अपनी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर महविश साहिबा हमारे साथ हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं कमांडर SM शहजाद साहब जो वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे हैं ख़ास तौर पे नेवी पे, ब्लू इकानमी पे। कमांडर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। उबैदुल्ला साहब, शुरू करते हैं आपसे। ये जो एक जज्बा था, एक जुनून था और जिस तरह से जो हमारा दुश्मन था वो हमसे 4 गुना अपनी जो स्ट्रेंथ में बड़ा था, लेकिन हमने देखा कि 65 वार में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक्त के, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि उस वक्त के इंटरनल और एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस क्या थे और अगर आज के सरकमस्टेंसेस पे उसको लेके आए तो किसी भी जंग जीतने के लिए 2 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जंगी साजो सामान, वो ज़ाहिर बात है ज़रूरी है, शिप हो, हवाई जहाज़ हो, सबमरीन हो, ये हो। उसके साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट आपकी फेवर में हो और आपके पूरे अवाम नास वो आपके फ़ौज के साथ साथ चल रहे हों तो कामयाबी 100% यकीनी है। 65 की वॉर में हमारी जो एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशनिंग थी या हमारी जो फॉरेन रिलेशंस थे दूसरे मुल्कों के साथ, वो बहुत उम्दा थे और बहुत ही रिवार्डिंग थे। मसलन 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। नंबर 1 ये कि उस वक्त सदर सुइकार्नो थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के। यस। जैसे ही जंग शुरू हुई तो उन्होंने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि 2 सबमरीन और 2 मिसाइल बोटें ये फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ रवाना की जाएं और ये वहाँ पहुँच के
अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ, पाकिस्तान नेवी के अफसरों और जवानों के साथ मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ जंग करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। डिप्लोमेटिक और दूसरी किस्म की पॉलिटिकल सपोर्ट, फॉरेन सपोर्ट अपनी जगह में है। प्रैक्टिकल मिलिट्री सपोर्ट देना, ये फॉरेन पॉलिसी का आखिरी हद तक जाते हैं। इसी तरह ईरान ने हमें कहा कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट आपको चाहिए है, हमारे दरवाजे और हमारे दिल खुले हुए हैं। और तीसरी तरफ अगर आप ये देखें कि मलेशिया में, उनके कैपिटल में कोलालमपुर में, वहाँ के आम लोगों ने, अवाम उन्नास ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके कि हाउ डेयर यू अटैक पाकिस्तान, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा दोस्त है, हमारे मुसलमान भाई हैं, फ़ौरन जंग बंद की जाए। तो ये उस वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की अच्छी फॉरेन पॉलिसी में। और जहाँ तक कि डोमेस्टिक और पाकिस्तान के अंदर की बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे अदाकार, गुलकार, मौसीकार, हिदायतकार आपकी तरह तमाम लोग, शायर, स्टूडेंट, किसान, अरे मर मिटने को तैयार थे। लाहौर की बॉर्डर पर भाग रहे थे और उनको रोका जा रहा था कि खुदा के वास्ते आपकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते थे कि नहीं, हम तो ये अपने जवानों के लिए सामान लेके जा रहे हैं, खाने पीने का और इस तरह का। उन्होंने कहा हम ये आपसे ले लेते हैं, कहते नहीं। और फिर वो वहाँ से उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये जब चीज़ें हों किसी भी जंग में जाने के वक्त आपके साथ, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये आज भी है और रहती दुनिया तक रहेगा ये जज्बा, और इस जज्बे के बगैर तो जंग कोई नहीं लड़ी जा सकती। हम अपने जवानों के पास भी आएंगे, लेकिन हम अभी डॉक्टर एस एम शहजाद साहब के पास आ रहे हैं। शहजाद साहब, जब हमारे जो 8 ख़ास तौर पे जो सितंबर है, वो हमारे जवानों ने, बहरी फ़ौज के जवानों ने सोमनाथ पे अटैक किया, ज़रा हिस्ट्री में बताएं कि उस वक्त कैसा मोराल था, और ये सब कुछ करने के लिए आज भी हमारी वही कैपेसिटी है और हमारी वही कैपेबिलिटी भी है। 8 सितंबर का पहले ये बता दूं कि जब 6 सितंबर को रात के अंधेरे में हमारे बुज़दिल दुश्मन ने शब खून मारा, तो ये अवाम ही थी जो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी। एक ऐसी जंग शुरू हुई कि दुनिया ने देखा कि लाहौर की अवाम बॉर्डर पे पहुंची। वो जो जनरल अरोड़ा ने कहा था कि शाम की चाय हम जाके लाहौर के जिम खाना में पियेंगे, और लाहौर का जिम खाना तो किया, वो BRB नहर भी क्रॉस ना कर सका। ट्विंडा के मकाम पर दुनिया के सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई, और फिर जो भारतीय टैंक थे उनका कब्रिस्तान वहां बनाया गया। 6 सितंबर का दिन ख़त्म होता है, 7 सितंबर का दिन शुरू होता है। MM आलम साहब जब फ़ज़ा में बुलंद होते हैं तो दुश्मन के चक्के छुड़ाते हैं। उन्होंने जो दुश्मन के जहाज गिराने का रिकॉर्ड कायम किया, वो आज तक पूरी दुनिया में कोई ना तोड़ सका। जो पाक बहरिया है वो 5-6 सितंबर को भी और 7 सितंबर को भी इस इंतज़ार में रही कि बुज़दिल भारतीय बहरिया भी समुद्र में आए और आके हमारे साथ लड़े और हमारा मुकाबला करे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि 6 सितंबर का भी दिन गुजर गया और हमारे नौजवान इंतज़ार में ही रहे। 7 सितंबर का भी दिन गुजर गया और हमारे नौजवान उस इंतज़ार में ही रहे। हम अपने पानियों में खड़े थे, समुद्र का सीना चीरने के लिए बेताब थे कि कौन सी घड़ी है हम जाके उनका मुकाबला करें। लेकिन बुज़दिल दुश्मन 8 तारीख को भी, 8 सितंबर को भी बिलों से बाहर ना निकला। 8 सितंबर को पाक बहरिया के हायर कमांड ने ये फैसला किया कि अगर दुश्मन यहाँ लड़ने नहीं आ रहा, खुले समुद्र में नहीं आ रहा, तो हम अपने जहाज़ों को लेके भारत जाते हैं और दुश्मन के घर में घुस के उसको मारेंगे। इस फैसले के बाद फिर 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन शुरू होता है। जब जहाज़ कराची से निकलते हैं तो दुश्मन अपनी बिलों में छुपा रहा। हम भारत की तरफ बढ़ते रहे और एक मकाम आया कि हम अपने पानियों को क्रॉस करके समुद्र में भारतीय पानियों में दाखिल हुए। और दाखिल होने के बाद द्वारका में सोमनाथ का जो मंदिर था उसके करीब उनका एक रेडार स्टेशन था, जहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन पास करते थे अपने मर्चेंट शिप्स को भी और अपने नेवल शिप्स को भी। हमारे जहाज़ों ने
उस पे अटैक किया और उस द्वारका का जो किला था उसको नीस्तो नमूद कर दिया, उसको इतना तहस नहस किया, इसके बावजूद उनमें जुर्रत ना थी कि वो बाहर निकलते। बिल्कुल ठीक। के बाद भी हम अपने कमांडर एशम शहजाद साहब, हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जो का हमारा नौजवान है उसका मोराल कैसा है। तो ऐसा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले कमांडर डॉक्टर एशम शहजाद साहब से बात कर रहे थे कि उस वक्त 1965 में हमारे जवान का किस तरह से मोराल था, चाहे हमारा जो दुश्मन था वो 4 गुना हमसे बड़ा था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट शहजाद साहब ने कहा वो हमने जब उनका वेट किया और वो हमारे पास नहीं आए तो हमने ये अटेम्प्ट किया कि हमने उनके घर में घुस के मारना है और वो घुस के मार के भी दिखाया। तो माज साहब ये बताएं, जो आज का नौजवान है उसका जो मोराल है वो कैसा हाई है। स्मार्ट तो दिख रहा है आज का नौजवान, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आज का नौजवान हैंडसम तो है, उसका मोराल किस तरह से है और आज भी पाकिस्तान के लिए वही जज्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोराल की जहाँ तक बात है तो ये एक लेगेसी है जो हम स्पेशली हम पाकिस्तानियों के और बीइंग मुसलमान जो है वो हमारे ब्लड के अंदर सरायत करती है। और जैसे आपने भी ख़ुद कहा कि अददी एतबार से 1/4 के हिसाब से भी तब भी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जवान और अफसरान वो अपने अददी एतबार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए भी उन्होंने बहादुरी के साथ द्वारका ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इस हाई मोराल की वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनका जो हमारे दुश्मन के जवान थे या उनके जो अफसरान थे उनका मोराल हमारे हाई मोराल की वजह से डाउन हुआ। यही वजह है, जैसे सर ने भी बताया, कि वो उसके बाद वो अपने पानियों से बाहर ही ना निकल पाए और हम उनका इंतज़ार करते रहे। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि लेगेसी कंटिन्यू होती है शुरू से। जब हम बचपन में भी जब अपनी किताबें पढ़ें या बाकी सारे तमाम वाक़यात पढ़ते हैं तो तब भी अददी एतबार से 313 और 1000 का जो हमें शुरू से बताया जाता है कि वो जो टाकरा हुआ वो मोराल ही था और ईमान ही था जिसने मुसलमानों का भी मोराल भी अप रखा और अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी भी दी। तो मोराल एक बड़ा इफ़ेक्टिव एक आप कह लें कि रोल प्ले करता है। मोर ओवर अगर आप देखें एट प्रेजेंट, आपने बात की कि आज के जवान का कैसा मोराल है, तो गाहे बगाहे कई बार हमने इनकी सबमरीन्स डिटेक्ट की हैं। हमारे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई दाग नहीं है, अलबत्ता दुश्मन के ऊपर हम ये कारी ज़रबें कई बार लगा चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मोराल उस लिहाज से हाई है। तो ये इंशाल्लाह आगे भी ये लेगेसी कंटिन्यू होगी। लेकिन जो ये ख़ास तौर पे अगर मैं एक इंसिडेंट की बात करूं, ये जो सोमनाथ का हुआ, तो उसमें हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और वो सक्सेसफुली उन्होंने, तो इसमें ट्रेनिंग था, जज्बा था, टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त ऐसा क्या था और वो जो आज भी हमारे पास है। जो मोराल है एक्चुअली वो एक ये कॉमरेड और ये कलेक्टिव एक रिज़ल्ट्स आपके पास होते हैं। जैसे आपने कहा कि उसमें हमारा कोई भी जवान ज़ख्मी भी नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये प्रोफेशनलिज्म की एक ज़िंदा मिसाल है। और दुश्मन को जाके उसके इलाके में मारना और मारने के बाद सक्सेसफुली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना और बग़ैर किसी अपने नुकसान के और वहाँ खड़े रहकर उनका इंतज़ार भी करना, तो ये एक प्रोफेशनलिज्म की एक ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। राइट। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं। जी काइंडली। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब और आप जैसे दोस्त अहबाब पूछते हैं कि भाई उबैदुल्ला साहब ये बताइए कि पूरी जंग 17 दिन की ख़त्म हो गई और आपकी नेवी में एक आदमी भी शहीद नहीं हुआ, ये किस किस्म की जंग थी। सही। तो हम उनको भी बताते हैं और आपके नाजरीन को भी बताते हैं कि भाई हम तो कफन बांध के निकले थे यहाँ से, कराची से 500 मील दूर ले जाके दूर सबमरीन खड़ी कर दी हमने बॉम्बे के बाहर, और 200 मील दूर ये काठियावाड़ कोस पे जहाँ द्वारका है वहाँ खड़ी कर दी। हम तो कफन पहन के निकले थे, अब आगे अल्लाह की मर्जी है कि हमें शहादत का रुतबा दे या गाजी का। अल्लाह ने सबको गाजी बना दिया। तो ये था सूरत। ज़बरदस्त। डॉक्टर महविश, आप ये बताएं, इस वक्त जो
ہماری پاپولیشن ہے وہ مور دین 50% ہماری خواتین پہ ہے. تو آپ ایک سولجر ہیں پاکستان نیوی میں, تو کس طرح سے مورال ہے اور خواتین کا خاص طور پہ اس وقت ہمارے افواج میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین صرف میڈیکل کور میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں, لیکن اب تقریباً سینکڑوں خواتین اپنی فوج کے شانہ بشانہ مختلف برانچز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, جس میں میڈیکل, ڈائٹیشین, لاجسٹکس, آئی ٹی اور ایجوکیشن برانچ شامل ہیں. کس طرح سے کا ماحول آپ کو وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہماری خواتین کو اور زیادہ پروموٹ کرے جو فورسز میں آنے کے لیے؟ دیکھیں, اگر میں اپنے تجربے کی بات کروں, پاکستان نیوی جوائن کرنے کے بعد جہاں تک جو چیزیں میرے لیے بہت متاثر کن رہی ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز یہاں کا انتہائی ڈسپلنڈ ورکنگ انوائرمنٹ. یہاں پہ بہت زیادہ سیکھنے کا مواقع, مزید سیکھنے کے مواقع, انسانی خدمات کا جذبہ اور خاص طور پر وہ رسپیکٹ جو کہ یہاں فیمیل آفیسرز کو دی جاتی ہے. عبید اللہ صاحب, آپ پڑھاتے بھی رہتے ہیں, آپ دنیا میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستان افواج ہے, خاص طور پہ اس وقت میں نیوی کی بات کر رہا ہوں, اگر اس کو دنیا میں کمپیٹ کیا جائے تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ جو ہمارے جوان کا ایک تو مورال ہے, اس کے بعد جو اس کی ٹریننگ ہے, اس کے بعد جو اکوپمنٹ ہے, اس کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے, ہم کدھر کھڑے؟ اس چیز کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو کہ بھائی گلوبلی ہماری نیوی کتنی بڑی ہے, جی 7ویں نمبر پہ ہے, 8ویں نمبر پہ ہے, 10ویں نمبر پہ ہے. زیادہ ریلیونٹ جو ہمارے لیے بات ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج نیوی کی جو ہے وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کیسی ہے. رائٹ. 1947 میں کیسی تھی اور آج کیسی ہے. تو میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جو ہماری نیوی تھی نا, وہ بہت لمیٹڈ آپریشن کی تھی, سنگل ڈائمنشن فورس. یعنی ہمارے پاس صرف سرفیس نیوی کے جہاز تھے, اس کو سنگل ڈائمنشنل فورس کہتے ہیں. تو کچھ عرصہ مزید گزرا, 1964 میں ہم نے سبمرین اپنی نیوی میں شامل کی, تو وی بیکیم 2 ڈائمنشنل فورس. اور اسی طرح جیسے جیسے ٹائم گزرا, ارلی 70s میں ہم نے نیول ایویشن یعنی ہوائی جہاز, ہیلی کاپٹرز, ڈرونز, اس قسم کی چیزیں شامل کی. وی بیکیم 3 ڈائمنشنل نیوی. اینڈ الحمدللہ 25 نومبر 1990 کو ہم نے چوتھا اس میں ایک ڈائمنشن شامل کیا, وہ تھا پاکستان مرین. سو وی آر اے 4 ڈائمنشنل فورس الحمدللہ. اور اس وقت ان لائک مینی نیویز ان دا ورلڈ, ہماری جو لوگ نیوی کے ہیں جو پاکستان مرین میں ہیں, دے آر ان ہولڈنگ فارمیشن, زمین پہ بیٹھے ہیں, آئی بال ٹو اینیمی. یہ جو ہمارے شاہ بندر کا علاقہ ہے اور جو جا کے لگتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہاں پر ہمارے مرین کے لوگ یعنی پاکستان نیوی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں ایکڑ اور ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا, اور وہ ایک طرح سے بڑی خوشخبری کی بات ہے. جو 1965 میں ہماری نیوی تھی, اس میں سارے جہاز جو تھے وہ تقریباً سارے جہاز 7-8 جہاز تھے, 40 سال پرانے جہاز تھے جس سے ہم ٹرین ہوئے ہیں اور جس پر ہم نے کام کیا ہے. لیکن جو کام کیے ہیں وہ ابھی آپ کو جب آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے. آج کی جو نیوی ہے الحمدللہ, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ مور دین 80% جو ہماری 80% سے زیادہ سرفیس فلیٹ ہے, شپس ہیں, وہ موسٹ ماڈرن, برینڈ نیو, اور دنیا میں کسی بھی ڈسٹرائر اور فریگیٹ کے ٹکر کے ہیں, کسی بھی دنیا کے. رائٹ. عبید اللہ صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس بات پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت ہماری جو افواج ہے وہ اس کی کیپیسٹی تو بہت ہائی ہے, مورال بہت ہائی ہے. کیا اکنامک سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو سمندر ہے ہم اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں؟ عبید اللہ صاحب نے اس پہ بہت سارا کچھ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ بلو اکانومی کیا ہے اور بلو اکانومی سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اکانومیکلی اسٹرینتھن ہے تو پھر سارا جو ملک ہے نا اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے عبید اللہ صاحب سے کہ ہمارے پاک بحریہ کی اسٹرینتھ کیا ہے, لیکن ابھی میں پہلے معاملات آپ کہہ لیں جو بھی ہرڈلز ہمیں اس وقت لگ رہے ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. ہمیں اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جیسے سوئمنگ ایک ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ ایونٹ ہوتا ہے جو ہمیں ہر کسی نے پاس کرنا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ سوئمنگ ہر ایک انسان کو نہیں آتی. شروع میں جب وہ سیکھتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. بہرحال جب ایک کیڈٹ جو ہے وہ گروم آفیسر بن کے نکلتا ہے تو اس کا سروائیول جب سی میں ہوگا تو وہ جب تک اس کو سوئمنگ نہیں آئے گی تو وہ اپنا سروائیول نہیں کر پائے گا. تو یہ تمام ٹریننگز جس طرح آپ کہہ لیں ان کا اسٹیمنا بلڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے کہ وار ٹائم ہو یا پیس ٹائم ہو, کام کی ڈیمانڈ ایسی ہے اس میں آپ کو ان چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. جیسے کہ میں بات کروں اگر سب مرین فورس ہے جو کہ انڈر واٹر آپریٹ کرتی ہے تو وہاں آپ کو جوان اور افسران کی فزیکل کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی زور دینا ہوتا ہے. تو آپ اپنے جوان کو یا ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک آرڈینری کیڈٹ ہے اس کو آپ ایسے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ جب آپریشنز ایریا میں جائے یا جب وہ اپنا کام کر رہا ہو تو وہ اتنا اسٹرانگ ضرور ہو کہ وہ یہ تمام کام جو ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکے. یہی اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافی فوکس ہوتا ہے سروسز کا. گریٹ. ڈاکٹر مہوش آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی ڈیوٹی بیسیکلی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے جو نیوی میں جو پڑھتا رہتا ہوں وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, میڈیکل کیمپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو بارڈر ایریا ہے جو آپ کے گوادر ہو گیا باقی جگہوں پہ, تو وہاں پہ آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ سر اگر ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو پاکستان نیوی ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. خاص طور پر مکران کی ساحلی پٹی کے رہائشوں کے علاج و معالجے کی سہولیات کے لیے بلوچستان کے علاقے اورمارا میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل درمانجہ قائم کیا گیا ہے, جو کہ جہاں پہ آپریشن تھیٹر, کلینکس, ڈینٹل سرجری, ڈینٹل میڈیسن, ریڈیو ڈائگنوسٹکس اور اس طرح کے بہت سارے ٹراما کیئر سینٹرز. میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی عبید اللہ صاحب نے ہمیں ایک ورکشاپ کروائی, وہاں پہ ہمارے ٹیچر تھے, پڑھاتے بھی تھے, ڈانٹتے بھی تھے, اور یہ سارے ایریاز ہم نے گھومے اور وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل فیسلٹی, خاص طور پہ جو CSR ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, جو دیہات تھے, جو گاؤں تھے, خاص طور پہ اس کو وہ فیسلٹیٹ کر. ایک جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ میں عبید اللہ صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہاں پہ جب ہم کیڈٹ کالج میں گئے تو وہاں پہ پہلے تو کینٹ کا ایریا تھا, پھر کینٹ کے ایریا سے ہم باہر نکلے اور وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کیڈٹ کالج تھا جہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن دی جا رہی تھی, اور وہاں پہ میکسیمم جو وہاں کے بلوچ بچے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے, اور ان کی جو اسٹینڈرڈ تھا, کوالٹی آف ایجوکیشن تھی, وہ ہم نے بہت سارے سوالات بھی کیے. سینیٹر ولید اقبال تھے, باقی کچھ MNA MPs بھی تھے. تو جو نیوی وہاں پہ کام کر رہی ہے دیٹس بریلینٹ. سر آپ اس میں عبید اللہ صاحب کیا ایڈ کریں گے کہ کس طرح سے اس ایریا کے لیے خاص طور پہ کنٹریبیوشن ہے نیوی کی؟ پاکستان نیوی بلوچستان کے ساحل پر اور سندھ کے ساحل پر کم سے کم 50 سال سے اپنا کام کر رہی ہیں. گوادر کو جب خان آف کلات کے پاس تھا اور سلطنت آف عمان کے پاس تھا, جو فرسٹ ٹائم ٹیک اوور کیا وہ پاکستان نیوی نے ہی جا کے وہاں پر تمام لوگوں کو لے جا کے, جو کسٹم کے تھے, امیگریشن کے تھے, گورنمنٹ آفیشل تھے, وہاں جا کے گوادر کے شہر کو اور اس پورے علاقے کو فارملی ٹیک اپ کیا. اس وقت لیفٹیننٹ سروئی تھے جو بعد میں ایڈمرل سروئی بنے, انہوں نے جا کے اور اس وقت اس کو ٹیک اوور کیا فرام سلطنت عمان سے. تو اس پوری بیلٹ میں 5-6 چیزیں میں گنا دیتا ہوں جس پر مجھے بھی بڑا فخر ہے اور نیوی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بڑا عمدہ ہے. گوادر کی پورٹ آج کا خواب نہیں ہے. گوادر کی پورٹ میں ہم 1971 سے بلکہ 1958 سے وہاں پر موجود ہیں, اور 1971 میں وہاں جیٹی بن چکی تھی چھوٹے کرافٹ کے لیے. پورے گوادر میں پاکستان نیوی نے
सब्सिडाइज करके और वहाँ के लोकल लोगों के लिए फ्री स्कूलिंग की हुई है। कई एक स्कूल कायम है, हॉस्पिटल कायम है, मगर सबसे बड़ा अस्पताल जो है दरमांजा के नाम से और मारा में बनाया गया है। ज़बरदस्त। तमाम लोग किसी भी जगह से वहाँ आकर अपना मुफ्त इलाज कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर पेशेंट मुफ्त, दवाइयाँ मुफ्त। इसके अलावा जो कुछ भी वहाँ है उसमें 2 स्कूल हैं और 1 प्राइमरी स्कूल है। इन सब के अलावा आपने बात की और मारा कैडेट कॉलेज की, बड़ा अच्छा था। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने याद दिलाया कि वो और मारा कैडेट कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट, यस, सारे बिल्कुल जैसे जंगल में मंगल हो, Yes. बेहतरीन कॉलेज। और वहाँ पर ख़ास तौर से इसलिए बनाया गया कि वहीं के जो लोग बलोच अवाम हैं और वो लोग अच्छी एजुकेशन के लिए उनको दूर जाना ना पड़े और पैसे ना देना पड़े। और मुझे उसमें तमाम लोग मुफ्त एजुकेशन वहाँ हासिल करते हैं, फ्री रहना खाना और वजीफ़ा उसके साथ है 100%। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, हमें ये बताएं, हम उस पर कुछ कर रहे हैं? गवर्नमेंट जो हमारी मेरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, कुछ हो रहा है? बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, और लेकिन उस सबसे भी ज़्यादा बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान नेवी ने अपने वसाइल से आप जैसे बड़े लोगों को जिनका एक्सपोजर वर्ल्ड ओवर है, पाकिस्तान में है, इन्फ्लुएंस है आपका, हमने आपसे दरख्वास्त की अपने पैसों पे ये कोर्सेज ऑर्गेनाइज कराए ताकि आप इसी तरह के प्रोग्राम में हमें हिस्सा दें, ताकि हम लोगों को बताएं कि कितना ज़रूरी है। अरे अवेयर कर सकें। लेफ्टिनेंट कमांडर माज राना साहब, आज के नौजवान को क्या मैसेज देंगे जो आपको देख रहा है? मेरी तरफ से तो आज के नौजवान को मैसेज यही है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि नौजवान वैसे भी थोड़ा सा परेशान ही घूम रहा है, तो मुल्क की खिदमत जो है ना करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। राइट। तो जो नौजवान हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि मुल्क की खिदमत और भी तरीक़ों से ज़ाहिर की जा सकती है सरकारी इदारों में, लेकिन मैं अपने तजर्बे को अगर देखूँ तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में आएँ ठीक, और आकर मुल्क की खिदमत करें। और ये एक ऐसा आप कह लें कि इसके अंदर एक ऐसी फ़ील है कि जब इंसान इसमें आके अपने लोगों को सर्व करता है, अपनी मदरलैंड की हिफाजत करता है, तो वो उसको एक ऐसी फ़ील आती है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने वर्ड्स में। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन और नेशनल लेवल पर सेटिस्फेक्शन के लिए फोर्सेस में आएँ और मुल्क की खिदमत करें। लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर महविश साहिबा, पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज देंगी, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, जो यंग टैलेंटेड हमारी बहनें आपको देख रही हैं, हमारी बेटियां आपको देख रही हैं? मैं ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान को सर्व करने के लिए अपने काबिलियत के मुताबिक, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने आप को किसी भी तरह से कम ना समझें, अपने आप पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। उस्ताद का क्या मैसेज? बहुत शुक्रिया। आज का दिन तजदीद वफ़ा का दिन है। आज का दिन अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने का दिन है। आज का दिन हमसे ये भी तकाजा करता है कि आइंदा कभी भी पाकिस्तान को, अपने मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह वही जज्बा, वही जुनून, वही ईमानी क़ुव्वत से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर उबैदुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट कमांडर माज राना साहब, लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर महविश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसी मैसेज के साथ कि जो जज्बा हमारा 65 में था वही जज्बा हमारा आज भी है। हमारी पूरी कौम हमारे जवान के साथ, हमारे सिपाही के साथ उसी तरह खड़ी हुई है जिस तरह से एक कैलकुलेशन के मुताबिक इस मुल्क की 25 लाख जो फोर्सेस है, उसमें पुलिस, उसमें रेंजर्स, उसमें आर्मी, उसमें नेवी, उसमें एयरफोर्स, उसमें एएनएफ, ये सारे मिला के 25 लाख होते हैं जो 1% बनते हैं 25 करोड़ के। लेकिन 25 के 25 करोड़ लोग इस पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए आज भी तैयार हैं, और ये जो हमारे शोधा हैं इनके लिए हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू इनके ऊपर कुर्बान है। और जो लोग
ان شہدا کے لیے میلی آنکھ سے بھی دیکھیں گے، وہ چاہے 9 مئی کے کلپریٹ کیوں نہ ہو، ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح سے دشمن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمارا ایک الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان فرسٹ۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔